क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग देख रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी ललित मिश्रा। तो यहाँ पर चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। इसका मैं एल्कीन्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर कर रहे हैं एल्कीन्स का पोर्शन, और एल्कीन्स का पोर्शन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए, जिसमें इंक्लूडेड है हमारा स्ट्रक्चर इसका एंड नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस। इन सब को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा होगा, इनको लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को मेरा जो लेटेस्ट वीडियोज होगा तुरंत ही नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उसको टाइम पर देख पाएँ और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ, जिससे आपके 100% मार्क्स ज़रूर आए। तो उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठे केमिस्ट्री करने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में पेन पेपर की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, तो उसको लेकर बैठें। जहाँ पर दोबारा सुनने की ज़रूरत हो उसको बैक करके दोबारा सुन के अच्छी तरह से उसको नोट डाउन करें, दोबारा देखें कई बार, और यदि कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको डाउट हो गया है। मैं उनकी छोटी छोटी वीडियोज अलग से बना पाऊँ। मुझे जब तक कमेंट्स में मिलेगा नहीं तब तक मैं क्या जान पाऊँगा आप लोगों को क्या समझ नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एल्कीन्स का। हमें करना है स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर। सबसे पहले एल्कीन्स का जो नेम है वो किसकी वजह से आया है, एल्कीन्स का नेम क्यों आया है। इन यहाँ पर शो कर रहा है डबल बॉन्ड को। कौन से डबल बॉन्ड को? ओनली बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब यदि हम दो कार्बन का एल्केन ले लें जो कि हमारा इथेन होता है, और दो कार्बन का यदि हमने एल्कीन ले लिया यहाँ पर इथीन, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है? तो क्लियर है कि इसमें 2H कम है। और इसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यदि एक डबल बॉन्ड आएगा एल्कीन के अंदर तो उसमें 2H एटम कम हो जाते हैं। इसलिए जनरल फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही सेट किया गया है। CnH2n+2 एल्केन के लिए दिया गया है एंड यहाँ ओनली CnH2n दिया गया है, जिससे इसमें डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई हो जाए। यदि क्लियरली इसमें डबल बॉन्ड का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा पूरे कार्बन चेन के अंदर, उतने ही डबल हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, दो हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। यदि कहीं पर दो जगह पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे हमारा ब्यूटाडाइन है, इसमें यदि हम मेजर करके देखते हैं तो यदि इसका हम एल्केन लेते हैं तो हमारा हो जाता C4H10, और यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला बन रहा है C4H। आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 4 + 2 6, तो 6H का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 4H कम हो चुका है। 4H क्यों कम हुआ है? क्योंकि दो जगह पर डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जितने डबल बॉन्ड आते जाएंगे उतने ही डबल H उसका कम होता जाएगा। एक डबल बॉन्ड से 2H कम हुआ है, दो डबल बॉन्ड से 4H कम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 4H एटम्स लेस है यहाँ पर। यानी डबल बॉन्ड आने से क्या होता है? H एटम डबल कम हो जाते हैं, दो कम हो जाते हैं। अब डबल बॉन्ड के पोजीशन में होता क्या क्या है, तो जरा हम उसको देखें। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफ़ी लार्ज होती है, और पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क होता है, तो उसका कम हो जाता है। और इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड में है क्या? इलेक्ट्रॉन आपका पार्सली बॉन्डेड है, दोनों p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। जैसे दो कार्बन यदि सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड बनाएगा तो उसके दो p ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड में आ जाएंगे, जिसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। यहाँ पर एक एक्सिस के अलॉन्ग में सेम एक्सिस में बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन जब दो p ऑर्बिटल आपका वर्टिकली
ज्वाइन करेगा यानी पार्सली बॉन्ड बनाएगा। तो इसके न्यूक्लियस तो यहाँ पर एक्सिस में है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की उसके अबव और बिलो हो रहा है, तो क्लियरली ये हमारा पाई बॉन्ड हो जाता है। और क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, इन न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि काफ़ी क्लोज आ जाएंगे ये, जिसकी वजह से हमारा ये पाई बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि इसकी ज्योमेट्री जो है प्लेनर होगी। अब तो प्लेनर कौन सी, जहाँ पर डबल बॉन्ड है आपका C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 2H, ये हमारा हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ज्योमेट्री यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है और ज्योमेट्री ओनली प्लेनर यही ज्योमेट्री है, इसलिए हम ओनली इसको प्लेनर भी बोल देते हैं, यानी इसकी प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और प्लेनर ज्योमेट्री में डबल बॉन्ड वीक होने की वजह से इसकी टेंडेंसी होगी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है और बॉन्ड की यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, जिसको हमने यहाँ पर समझा है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आएंगे इसके नोमेनक्लेचर पर, थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे। मैं इसके पहले वाले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक दो बार इसका ब्रीफ कर लेंगे। पर हम अब देख रहे हैं नोमेनक्लेचर एल्कीन का। एल्कीन के नोमेनक्लेचर में हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर देने की कोशिश करनी है। एंड डबल बॉन्डेड कार्बन जितने भी होंगे उन सब को एक चेन में लेने की, प्रिंसिपल चेन में लेने की कोशिश करनी है हमें, तभी आपका सही नोमेनक्लेचर हो पाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर का। यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है और इधर से यदि हम काउंट करते हैं तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन कम नंबर पर आ रहा है, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है। तो क्लियरली 1 नंबर पर जहाँ से आ रहा है, यानी कम नंबर पर जहाँ से आ रहा है, उसको हम कंसीडर करके उधर से काउंटिंग करेंगे। तो हमारा ये प्रिंसिपल चेन हो गया और इसको फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। और सेकेंड पर हमारे पास क्लोरो है। हम जानते हैं कि हेलोजन और ऐसे 4 अदर ग्रुप्स हैं जिसको मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाया है, वहाँ से इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनको कम यानी डबल बॉन्ड से कम प्रेफरेंस मिलता है। यानी पहले हम डबल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि ब्रांच को यानी उन 5 ग्रुप्स को किस तरह से नंबर कम दिया जा सकता है, और उसके हिसाब से हम चेन को काउंट करेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को कम नंबर 1 दे दिया, उसके बाद हमने चेन को काउंट किया है। इससे हमारा क्लोरो यानी प्रीफिक्स हमारा सेकेंड पर आ गया, तो 2 क्लोरो हो गया हमारा। और क्लियरली यहाँ पर 2 क्लोरो के बाद हमारा मेन कार्बन चेन 5 कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है, तो पेंट हो गया। यदि डबल बॉन्ड 2 या उससे ज़्यादा बार आए तो हम इसमें ए लगा देते हैं, जो कि इनिशियल वोवेल है। इसका क्या रूल है वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पर, एक 3 पर है, 1,3 डाईन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड इसी तरह से हमारा मान लीजिए CH2 यहाँ डबल बॉन्ड है, CH पर CH3 आ गया, CH2 हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेते हैं। यहाँ पर हमने CH2 CH3 कर दिया, तो हमारे पास 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, 2 जगह पर डबल बॉन्ड है। तो यदि हम चेन को काउंट करें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। क्या इसको हम सेलेक्ट करेंगे? तो इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने एक डबल बॉन्ड को स्किप कर दिया। हमें जितने भी डबल बॉन्ड आएंगे उनको अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। इस वजह से
हमें अपने प्रिंसिपल चेन को नीचे की तरफ बेंड करना होगा और इस तरह से आपके कार्बन एटम का नंबर प्रिंसिपल चेन में एक कम हो जाएगा। फिर भी हम इसी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें सारे डबल बॉन्डेड कार्बन को इंक्लूड करने की चेन में कोशिश करनी है। तब काउंटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से काउंट करें फिर भी ये 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से काउंट करें फिर भी 1 पर आ रहा है। अब एक्चुअल काउंटिंग किधर से होगी तो हम देखेंगे ब्रांच को किधर से कम नंबर मिल रहा है। 1 2 3 पर ब्रांच है, 3 पर स्टार्ट हो रहा है और एक 4 पर है। यदि हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 2 पर हमारी ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है। तो क्लियरली यदि दोनों तरफ से मेन जो हमारा ग्रुप है सफिक्स है उसको कम नंबर मिलता है यानी सेम नंबर मिलता है, क्या यानी सेम नंबर मिलता है, तो हम ध्यान रखेंगे ब्रांच को किधर से कम नंबर मिलेगा। यदि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है लेफ्ट और राइट से, तो हम ध्यान रखेंगे ब्रांच को किधर से कम नंबर मिल रहा है उधर से काउंटिंग करेंगे। तो ब्रांच यहाँ पर सेकंड पर स्टार्ट हो रहा है, इधर से थर्ड पे, इसलिए राइट से काउंटिंग करेंगे, सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे। 1 2 3 4 5 ये भी हमारा पेंटाडाइन हुआ, इसमें 2 ब्रांच भी है। ये हमारा 2 कार्बन का ब्रांच यानी इथाइल, क्योंकि ब्रांच कार्बन ब्रांच को एल्काइल करके नेम किया जाता है, और ये हमारा सिंगल कार्बन का ब्रांच यानी मिथाइल। तो क्लियरली हमारा पहले इथाइल लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है ब्रांच। तो 2 पर आ गया हमारा इथाइल एंड 3 पर आ गया मिथाइल एंड हमारे पास पेंटा हो गया क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। अब इन कहाँ पर है, एक फर्स्ट पर है, दूसरा 4 पर है, 1,4 डाई इन हो गया। इस तरह से हमारा ये नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं हम। अब नोमेनक्लेचर तो आपने यहाँ पर देख लिया है किस तरह से होगा, इसी को ध्यान में रखना है और इस हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर करना है। अब हम इसमें अगले टॉपिक पर आते हैं, आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होता है हम लोग समझ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर या स्पेटियल अरेंजमेंट में, स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से उसमें आइसोमेरिज्म मिलेगी, और एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे आइसोमेरिज्म 2 तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो हमारा होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमारा ये है स्ट्रक्चरल और ये है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है बट फॉर्मूला सेम रहता है, और स्टीरियो में स्पेटियल अरेंजमेंट यानी कौन सा ग्रुप किधर लगेगा, कौन से साइड में लगेगा, ये फिक्स रहता है। वो किस वजह से फिक्स रहता है आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेंगे। पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल जो यहाँ पर वैसे ये तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। एक हमारा होगा यहाँ पर चेन और ब्रांच आइसोमर, इसी को न्यूक्लियर आइसोमर भी कहा जाता है। ये मैंने एल्केन में भी डिस्कस किया है। और एक हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन एल्कीन से एक नए तरह का भी आइसोमर जनरेट होता है जिसको कहते हैं ओपन चेन और साइक्लिक आइसोमर। यानी क्लोज चेन और ओपन चेन वाला आइसोमर। तब हम जरा इसको देखते चलते हैं वन वन करके। सबसे पहले चेन और ब्रांच आइसोमर। चेन और ब्रांच आइसोमर में क्या होने वाला है, हम देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन जो हमारा बन रहा है वो डिफर कर जाएगा, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं C5H10 का, क्लियरली हमारा C5H10 यानी CnH2n को दिखा रहा है। ये पेंटीन
भी दिखा सकता है, ये पेंटीन की ज्योमेट्री भी हो सकती है, उसका फॉर्मूला भी हो सकता है। यदि हम पेंटीन बनाएं तो क्या बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। वैसे आप इस डबल बॉन्ड को कहीं भी चेन में लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने कन्वीनियंस के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए इसको अभी एंड में लगा लिया है, तो आप इसको कहीं भी ले सकते हैं। और ये हमारा है पेंट-1इन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम है, कोई भी ब्रांच अभी नहीं है। तो अब यदि हम इसमें से एक CH2 को हटाकर इस पर ब्रांच में डाल दिया मान लीजिए, या इधर ब्रांच में लगा दिया, आपकी मर्जी जिस कार्बन से लगाएं, केवल एंड वाले कार्बन से कार्बन का ब्रांच नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और इसमें हमने C कर दिया और यहाँ CH3 बना दिया, इसको डबल बॉन्ड CH2। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो 4 कार्बन का ही हो गया अब, और मिथाइल इसमें ब्रांच में आ चुका है। यदि हम ओवरऑल इसका फॉर्मूला चेक करें तो ये भी C5H10 को सेटिस्फाई कर रहा है, और लेकिन प्रिंसिपल चेन हमारा ब्यूटीन हो गया है, यानी ब्यूट-1इन और 2 पर मिथाइल। इसका नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट-1इन। आप देखेंगे दोनों ही हमारा 1इन है, बट प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन एटम का नंबर नीचे कम हो चुका है। यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन यदि हमारा डिफरेंट हो चुका होता है तो उसको कहते हैं चेन और ब्रांच आइसोमर। इसमें और भी चेन और ब्रांच आइसोमर बनाया जा सकता है क्या, तो यहाँ पर और चेन और ब्रांच आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे सर इस CH3 को हम इसके ब्रांच में डाल दें, तो मैंने कई बार कहा, यहाँ भी समझाया था कि फर्स्ट कार्बन पर कार्बन का ब्रांच पहले हम एकदम से नहीं लगा सकते हैं, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वहीं पर अप्लाई होगा, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गया हमारा चेन और ब्रांच आइसोमर का। अब इसी में पोजिशनल आइसोमर को देख रहे हैं, जैसे हमारा C5H10 में ही हम देख रहे हैं पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर में जैसे हमारा C5H10 में हमने पेंटीन बनाया है, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कार्बन एटम से ही हमने डबल बॉन्ड को स्टार्ट कर दिया और ये बन गया हमारा पेंट-1इन। अब इस डबल बॉन्ड को मैंने कहा था कहीं भी डाल सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को उठा के हमने इन कार्बन के बीच में डाल दिया, तो क्या होने वाला है, CH3 CH2 ये हमारा CH बन जाएगा, डबल बॉन्ड ये CH रहेगा, इधर आगे CH3 हो गया। अब ये हमारा क्या है, पेंट-2इन हो गया। तो क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही हमारा पेंटीन है। यदि 1 और 2 को हटा दिया जाए तो दोनों हमारा पेंटीन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है, बट उसमें इन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। कई बार सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। जरा देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किया था 2 मिथाइल ब्यूट-1इन का, C है, C में CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हमारा CH2 है, और इसको हमने क्या लिखा है, 2 मिथाइल ब्यूट-1इन। अब इसमें हम CH3 की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ डाल दें, तो आप क्या देखेंगे, क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, यहाँ पर CH3 आ गया। अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ये अभी भी हमारा 2 मिथाइल ब्यूट-1इन है, प्रिंसिपल चेन, ये हमारा ब्यूट-1इन अभी भी है, लेकिन मिथाइल की पोजीशन जो 1 2 3 4 हमारा 3 मिथाइल ब्यूट-1इन बन चुका है। प्रिंसिपल चेन तो अभी भी ब्यूट-1इन है, ये सेम है, बट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ये अभी भी हमारा मिथाइल ब्यूटीन, ये भी है, मिथाइल ब्यूटीन ये भी है, लेकिन अब क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है ये डिफरेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से इसको पोजीशनल आइसोमर में प्लेस किया जाएगा। तो पोजीशनल आइसोमर में सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी, इसको हम ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला होगा ओपन चेन एंड क्लोज चेन आइसोमेरिज्म, जिसका एक और नेम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
इसको हम कह सकते हैं दूसरा नाम क्लोज्ड चेन ओपन चेन आइसोमेरिज्म। मैंने कई बार डिस्कस किया है कि हमारा जो एल्कीन का फॉर्मूला है एग्जैक्ट वही फॉर्मूला साइक्लोएल्केन का हो जाता है, क्योंकि साइक्लोएल्केन में भी 2 हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव करने के बाद वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ सकता है। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं C6H12, इससे हम साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं। इसमें हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि साइक्लिक होने की वजह से 2 बॉन्ड पहले से ही कार्बन से सेटिस्फाइड है। हर एक आपका जो यहाँ वर्टेक्स है वो कार्बन है, यानी हर एक कार्बन 2 कार्बन से पहले से अटैच है, तो उनको 2 ही हाइड्रोजन चाहिए। हर एक के पास 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यदि हम इसी हेक्सेन को साइक्लिक से हटा के ओपन चेन में करें तो आपका 2H यहाँ पर ज़्यादा डालना पड़ेगा। कैसे? एंड में दोनों लेना पड़ेगा CH3 और बीच में 4 टाइम्स आपका रिपीट हो जाएगा CH2, 1 2 3 4 और यहाँ आ गया CH3। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा बन गया है C6H14, यानी इसका मतलब ये दोनों हमारा जो CH3 है उसमें से एक H दोनों में से हटाने पर इनको आपस में अटैच कर देने पर हमारा ये बनेगा। और ऐसा ही फॉर्मूला C6H12 का हेक्सीन का भी हो सकता है। अब ये डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है, 3 4 कर दिया हमने, 5th कार्बन पर डबल बॉन्ड कर दिया, इधर से फर्स्ट कार्बन पर है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, हेक्सीन हो गया हमारा, यानी हेक्स1इन हो गया। तो दोनों का फॉर्मूला हमारा C6H12 भी बन रहा है। इसलिए कहते हैं एक एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड है वो हमारा अपने साइक्लोएल्केन का आइसोमर हो गया हमारा। इसी को कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी साइक्लोएल्केन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन का सिंगल डबल बॉन्ड वाला हमारा ओपन चेन एल्कीन, ये दोनों रिंग चेन आइसोमेरिज्म में होता है। जैसे हम यहाँ पर C5H10 की बात करें, इससे हम पेंटीन भी लिख सकते हैं। H को आप लोग खुद अंडरस्टूड मान लेंगे और यहाँ साइक्लोपेंटीन भी बना सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला C5H10 ही होगा। ये आप इसमें H को डालकर देख सकते हैं और इसमें भी H को डालकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, स्पेटियल अरेंजमेंट जो है डबल बॉन्ड के अराउंड में किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का वो फिक्स्ड होता है, इसलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहां पर दिखाई पड़ता है हमें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रीजन क्या होता है? रीजन होता है फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अराउंड अ फिक्स्ड प्लेस। यहां पर फिक्स्ड प्लेस क्या होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन। यदि डबल बॉन्डेड कार्बन में मान लीजिए दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप यदि इस तरह से लगा है और इसी में हमने मिथाइल ग्रुप को ऐसे लगा दिया क्रॉस में, तो आपको यदि हम दोनों को नोमेनक्लेचर करें 1 2 3 4, ये भी हमारा ब्यूटीन है, ब्यूट1इन है, और ये भी हमारा 1 2 3 4 ब्यूट1इन है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट आप कहेंगे सर ये दोनों तो आइडेंटिकल कंपाउंड है, तो नो, फिजिकली दे आर डिफरेंट। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, इसलिए क्योंकि हम इस ग्रुप को नीचे नहीं लगा सकते हैं, यदि नीचे लगाएंगे तब जाके ये बनेगा, तो नीचे इसको हम नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि नीचे करने के लिए हमें कार्बन चेन को ट्विस्ट करना पड़ेगा और डबल बॉन्ड होने की वजह से ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। हम यहाँ पर रीजन को समझ रहे हैं, ध्यान देंगे, यहाँ हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड पार्सली बॉन्डेड वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। यदि हम वहाँ बॉन्ड को ट्विस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड वहाँ पर क्लीव हो जाएगा
और बॉन्ड जैसे क्लीव यानी ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है वो। तो यानी इसके लिए जो बैरियर एनर्जी है उसको ट्विस्ट करने की एनर्जी वो काफ़ी लार्ज होती है। आप इसको ऐसे एक एनालॉजी लेके समझ सकते हैं। यदि हमने किसी भी चीज़ में एक ही कील ठोकी है तो उसको रोटेट करना आसान है, ईजिली हम उसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने दो जगह पर कील ठोक दी उसमें तो उसको यदि हम रोटेट करें तो शायद बहुत मुश्किल आएगी और जिस सामान को रोटेट कर रहे हैं उस सामान में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी यानी एनर्जी बैरियर हो गया। वो एनर्जी बैरियर केमिकल रिएक्शन ही उसको पार कर सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से चेंजिंग उसमें नहीं आएगी, फिजिकली कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो हार्डनेस की है उसमें डिफरेंस पाया जाएगा दोनों में। तो एनर्जी बैरियर को पार करके ही इसको यहाँ पर लाया जा सकता है जो कि केमिकल रिएक्शन में ही पॉसिबल है। इसलिए फिजिकली दोनों डिफरेंट है, केमिकली दोनों सेम हो सकता है और इसलिए इसको स्टीरियो आइसोमर को हम स्पेटियल अरेंजमेंट की चेंजिंग बोलते हैं। अब यहाँ तो एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है जो कि प्लेनर है और प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से यानी प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से फिक्स ज्योमेट्री है, उसकी वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो दो तरह का हो गया, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि हमारे एल्कीन में होगा और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसका एक डिफरेंट केसेज है, उसको हम 12th में स्टडी करेंगे। अब हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन की वजह से होता है। अभी मैंने डिस्कस किया कि C डबल बॉन्ड C में यदि हमने लाइक ग्रुप जैसे CH3 को सेम साइड बॉन्डेड कर रखा है यानी बॉन्डेड है ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर, और दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइक ग्रुप्स अक्रॉस में यानी क्रॉस में आपका अटैच हो C डबल बॉन्ड C से, तो दोनों हमारा एक डिफरेंट सिचुएशन को शो करता है। और ये ज्योमेट्री की वजह से है क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री फिक्स्ड है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू नो मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, नो रोटेशन अबाउट डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में यदि कोई रोटेशन नहीं हो पाए तो उसकी वजह से होता है, नहीं तो इसको हम रोटेट करके ऊपर कर सकते थे जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहेंगे क्या, वही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप भी है। इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, वही जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों सेम साइड है लाइक सब्स्टिट्यूएंट, इसको कहते हैं सिस। सिस मतलब टुगेदर होता है, सेम साइड होता है। और ये हमारा ट्रांस है, ट्रांस मतलब एक क्रॉस होता है यानी क्रॉस होता है लैटिन वर्ड के बेसिस पर, तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे, इसको सिस आइसोमर कहेंगे। यानी सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया और ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, और इसी के बेसिस पर इसकी हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ये हमारा सिस ब्यूटवीन हुआ और ये हमारा ट्रांस ब्यूटवीन हुआ। ये दोनों में डिफरेंस है। तो सिस हमारा तब होगा जब C डबल बॉन्ड C जो कि हमारा एक प्लेन हो गया यहाँ पर, इसमें दो लाइक ग्रुप सेम साइड अटैच हो ऊपर या नीचे। ध्यान रखना है सेम कार्बन से नहीं होना चाहिए, दोनों एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन से ही होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम साइड होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें, या तो ऊपर हो या नीचे हो। और यदि हमारा लाइक ग्रुप्स अपोजिट साइड में अटैच है तो उसको हम कहेंगे ट्रांस। इस बात को ध्यान में रखना है, कभी भी ये सेम कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। यानी जब C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस में इधर भी हमारा AB आए, इधर भी AB आए, तभी आपका ये पॉसिबल है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C के अलॉन्ग में एक AC आ जाए और दूसरा AB आ जाए, तब पॉसिबल है।
यानी दोनों C डबल बॉन्ड C वाला जो कार्बन है उसमें कोई न कोई एक ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस वाला पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ हमने C डबल बॉन्ड C से यहाँ पर एक अटैच कर दिया Cl, इधर भी अटैच कर दिया Cl, और नीचे हमने अटैच कर दिया I, और इधर भी नीचे अटैच कर दिया I। तो ये हमारा हो गया सिस। और यहीं पर इन्हीं को हमने अक्रॉस में अटैच किया है Cl Cl I I, ये हो गया हमारा ट्रांस। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, ABC और CAB का, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यदि हम यहाँ पर ले रहे हैं ACC एंड C डबल बॉन्ड CAB, यहाँ पर हम X ले लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ C से, और यहाँ कर लेते हैं हम AY। मान लीजिए इस तरह का हमारा है ज्योमेट्री, तो इसमें ज्योमेट्री हम कैसे चेंज कर सकते हैं, C को यानी लाइक ग्रुप हम मान लेते हैं, इसमें CH3 है, और इसमें अनलाइक ग्रुप मान लेते हैं, यहाँ Cl है, यहाँ I है। तो क्लियरली हमारा ट्रांस है, क्योंकि लाइक ग्रुप आपका क्रॉस में अटैच है। इसमें दूसरा कंडीशन बन सकता है C डबल बॉन्ड C CH3 दोनों में आ जाएगा, यहाँ Cl यहाँ I, ये हो जाएगा सिस। अब जरा एक कंडीशन देखिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज होगा, तो नो, सिस और ट्रांस। ये ना तो सिस है ना ट्रांस है, क्योंकि सेम कार्बन दो आइडेंटिकल ग्रुप को अपने साथ बियर कर रहा है। तो सेम कार्बन से मैंने डिस्कस किया है, दो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होना चाहिए अटैच। यदि ऐसा होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यदि C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस में बिल्कुल दोनों चारों ग्रुप, यानी दो ग्रुप एक C डबल बॉन्ड C में और दो ग्रुप इसमें अलग अलग अटैच हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए AX है और यहाँ पर BY हो गया, तो यहाँ पर एक तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बट उसकी स्टडी हमें CBSE के बेसिस पर नहीं करनी है, तो हम उसको यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एंट्रेंस के बेसिस पर करनी होती है, तो मैं बहुत जल्दी, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्दी मेरा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं आराम से जी मेंस और नीट के सिलेबस के बेसिस पर वीडियोस बनाऊंगा, और आपको बहुत ही ईजिली ये सब गुर मैं वहाँ पर सिखाऊंगा कि हम कैसे क्या कंसिडर कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पर EZ नोमेनक्लेचर की जाती है। EZ वहाँ पर एक आइसोमेरिज्म टाइप की होती है, जिसको हम आगे वीडियोज में स्टडी करेंगे जब हम एंट्रेंस का करेंगे। तब तक आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि इसका भी ज़्यादातर वहाँ पर एप्लीकेशंस हैं। यदि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आराम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो अगले टॉपिक में हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट मेथड हम कर सकते हैं एल्काइन से, तो हम इसको फ्रॉम एल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइंस में आपका क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, उसमें से एक बॉन्ड को हमें क्लीव करना है और C डबल बॉन्ड C बनाना है। क्लियरली इसको क्या करना है, एक बॉन्ड की जगह पर एक एक H प्रोवाइड करना है, बाकी H तो इसमें होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एल्काइन से, तो एल्काइन में क्लियरली हमें क्या करना है, दोनों में एक एक H को ऐड करना है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कर दें तो क्लियरली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, क्योंकि H का एडिशन पाई बॉन्ड में बहुत ही प्रॉम्प्टली होता है, बहुत तेज़ी से होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैटलिस्ट को थोड़ी सी पॉइजनिंग करके उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ले सकते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट कहा जाता है, जो कि हमारा होता है
पेलेटाइज्ड चारकोल, और चारकोल की जगह पर हम सल्फर भी ले सकते हैं या क्विनोलिन ले सकते हैं या कोई दूसरा सल्फर कंपाउंड जैसे BaSO4, और ये हम आगे पढ़ेंगे रोजेनमंड रिडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। और ये हम किसके साथ लेंगे? H2 के साथ। H2 के साथ जब हम PDC लेते हैं यानी पेलेटाइज्ड चारकोल लेते हैं तो इसको कहा जाता है लिंटलार्स कैटलिस्ट, और इसका यूज़ करके जब रिडक्शन करवाते हैं ट्रिपल बॉन्ड का तो उसको कहते हैं हम बर्च रिडक्शन। तो लिंटलार कैटलिस्ट का तो मेंशन आपके NCERT में है, बट इसका नाम बर्च रिडक्शन करके नहीं दिया हुआ है। तो हम एक लिंटलार्स कैटलिस्ट का यूज़ करके हम इसको कर रहे हैं बाय यूजिंग लिंटलार्स कैटलिस्ट। यानी हम करवा रहे हैं बर्च रिडक्शन। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपाइन का। यदि हमने प्रोपाइन का बर्च रिडक्शन करवाया H2PD से, ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ओनली 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए, जिससे ओनली एक जगह पर आपका एडिशन हो पाएगा, अक्रॉस में एक बॉन्ड यहाँ पर हट पाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ये प्रोपीन। इस तरह से हमारा एल्कीन हमें मिल जाएगा। अब हम दूसरा इसी में ले सकते हैं, अब इस यदि हम लिंटलार्स कैटलिस्ट का यूज करें किसी आपका सिमेट्रिकल एल्काइन में जिसमें दोनों तरफ R ग्रुप हमारा सेम हो, तो क्लियरली उसमें हमें सिस एल्कीन मिलेगा। जैसे हमने यूज कर लिया है ब्यूट-2-आइन। अब इसका हम लिंटलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं H2PDC, और ये हमें देगा सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूट-2-इन। यहाँ पर हमें मिलेगा, यानी H का जो एडिशन है सिस ज्योमेट्री में हो जाएगा। अब यदि हमें ट्रांस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम दूसरा रिडक्शन यूज कर सकते हैं, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं। यह भी आपका रिडक्शन करवाता है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें प्रोवाइड करवाता है सोडामाइड बना के। जैसे आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें हमने लिक्विड अमोनिया के साथ रिड्यूस करवाया, साथ में हम H2 लेंगे यहाँ पर, तो क्लियरली हमें यहाँ पर मिल जाएगा ट्रांस ब्यूट-2-इन। इसमें ट्रांस एडिशन होता है। इसका हमें यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं करना है सिलेबस के बेसिस पर, हम मैकेनिज्म का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांस ज्योमेट्री यदि हमें बनाना हो तो सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्काइन को 1 स्टेप में, और हमें ट्रांस मिल सकता है। और यदि हम लिंटलार्स कैटलिस्ट का यूज करें तो सिमेट्रिकल एल्काइन हो तो हमें सिस एल्कीन मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हम लोग अब इसका सेकेंड मेथड करेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को हम RX से दिखा सकते हैं। इसमें एक हमारा है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी एक हाइड्रोजन और HX को हटाना, माइनस करना। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को हटाना हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाएगा, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, और कुछ ऐसा ही होता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा H कहाँ से जाएगा और X कहाँ से जाएगा, यानी हेलोजन कहाँ से जाना है। तो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन यानी फंक्शनल ग्रुप कोई भी अटैच रहता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब यदि हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक KOH या NOH डाल के उसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या? अल्फा कार्बन से तो Cl हटेगा यानी X हटेगा, और बीटा वाले कार्बन से एक H कम हो जाएगा। दोनों के पास से एक एक एटम हट रहा है, जिसमें हमारा HCl बाई प्रोडक्ट हो जाएगा,
और एक एक एटम हटने की वजह से दोनों एक बॉन्ड आपस में बनाएगा जिससे उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल्कीन CH3, इसमें से एक H को कम करना बीटा में से, डिस्कस किया है, और अल्फा में से हमें Cl यानी हेलोजन को हटाना है। HCl हमारा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजनेशन, क्योंकि एक Cl और एक H हटा है। अब कभी कभी ये होता है कि हमारे पास ये तो प्राइमरी हेलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहा जाएगा क्योंकि अल्फा कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक ही बीटा कार्बन है। कई बार बीटा कार्बन का नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे हम ये नीचे कंडीशन ले रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में, इसमें हमारा एक CH3 अटैच है, X की जगह मान लेते हैं यहाँ Br है, तो अल्फा कार्बन तो ये हो गया क्योंकि यहाँ से हेलोजन यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन हमारा ये CH3 और CH2 है, तो दो बीटा कार्बन यानी ये हो गया हमारा 2 डिग्री RH 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इसका हम यदि रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH में, मैं AlC से एल्कोहलिक दिखा रहा हूँ, और हीट करेंगे तो यहाँ पर दो तरह का एल्कीन हमारा आएगा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में HCH3 वाले बीटा कार्बन से हटेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और यहाँ से तो हमेशा Br को हटाना है, तो ज़रा देखिए CH3 CH2 CH, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक बार H हटा। दूसरा प्रोडक्ट हमारा CH2 वाला जो बीटा कार्बन है वो हमारा क्या करेगा, H को लूज करेगा, बाकी कार्बन चेन एज इट इज रहेगा, और यहाँ से हेलोजन हटना है, तो हमारा बन जाएगा CH3, ये बच जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये भी CH बचा क्योंकि हेलोजन हटा है, और CH3। दो एल्कीन में से क्या दोनों ही इक्वल अमाउंट में बनेगा, तो नहीं, इसमें से हमारा एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। मेजर होता है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो फर्स्ट एल्कीन है ये हमारा यहाँ पर माइनर है। यानी हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं, ये जो हमारा डबल बॉन्डेड दो कार्बन है ये दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, और यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है एक तरफ तो ये दो कार्बन से घिरा हुआ है, एक तरफ बिल्कुल एक्सपोज है, उधर कोई भी कार्बन नहीं है। इसको हम कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड ऊपर वाले को, और नीचे वाले को कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। जिसके दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन से सराउंडेड हो तो उसको हम कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। और एज पर सेटजेफ रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ भी एल्कीन बनेगा एलिमिनेशन से, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान में रखना है। तो किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में यदि हमारा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी एल्कीन कोई प्रोडक्ट बनता है और उसमें दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो ध्यान रखना है जो हमारा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, यानी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा कार्बन से घिरा होगा दोनों तरफ से, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा और वो मेजर बनेगा। और जो एक तरफ ज़्यादा कार्बन से घिरा हुआ हो लेकिन दूसरे तरफ या तो बहुत कम कार्बन हो या कार्बन हो ही नहीं, वो हमारा कम स्टेबल होगा और माइनर बनेगा। ये रूल दिया हुआ सेटजेफ का है, इसलिए इसको कहते हैं सेटजेफ्स रूल। इसमें क्या कहा गया है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, जो ज्यादा घिरा हुआ एल्कीन हो कार्बन से उसको कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट्स in case of two or more alkenes, more alkene products। जहां पर दो या उससे ज्यादा एल्कीन प्रोडक्ट बनता है वहां पर मेजर वो होता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल में बताया है। अब हम यहां इसी अल्काइल हैलाइड में करेंगे फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। यानी इसमें दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से अटैच होगा, जैसे ये हमारा 1,2 डाइक्लोरो इथेन है, ये हमारा विसिनल हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CHCl और यहाँ CH2Cl, ये भी हमारा विसिनल डाइक्लोराइड हुआ। आप यहाँ पर Br भी ले सकते हैं, तो विसिनल डाइब्रोमाइड हो गया।
और इन दोनों को यदि हम एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्लियरली एडजेसेंट कार्बन से हमें क्या करना होगा, 2 एटम को हटाना होगा। कौन से एटम को हटाएंगे, तो दोनों हैलोजन को हटा देते हैं। और इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ता है Zn और मिथनॉल। Zn आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बहुत ईजिली रिएक्शन करता है। तो यहाँ से Cl को रिमूव कर देगा और दोनों 2 एटम को लूज करने की वजह से एक बॉन्ड आपस में बना लेगा और यहाँ ZnCl2 हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। मेथनॉल ओनली कैटलिस्ट है। सेम कंडीशन हम यहाँ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें हीट करना है तो यहाँ से Br हट जाएगा और ये प्रोपीन बन जाएगा। इस तरह से विसिनल डाइहैलाइड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन को। अब हमारे पास थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कोहल्स, और इसमें आएगा बाय डिहाइड्रेशन। यदि हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें, उसमें से वाटर को निकाल दें तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए यदि इथेनॉल है, इथेनॉल को यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें तो उसमें हीट करें तो फिर से अल्फा कार्बन से हमारा OH हटेगा और बीटा कार्बन से H हटेगा। और अल्फा कार्बन कौन होता है, जिससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है अल्कोहल ग्रुप, तो ये हमारा अल्फा हुआ, साथ वाला बीटा हुआ। तो साथ वाले से H हटेगा बीटा से और अल्फा से OH हट जाएगा। क्लियरली हमारा H2O बाई प्रोडक्ट हो गया और प्लस में हमारा एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि ये एक H को लूज कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड और आ जाएगा, इधर से OH हट रहा है, दोनों एक एक एटम या ग्रुप को लूज कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह से हमारा एल्कीन बन जाएगा। इसमें भी हमारा सेट-जेफ रूल अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने समझाया था जहाँ कहीं भी एल्कीन बने, कोई भी 2 एटम के रिमूव होने से, 2 ग्रुप के रिमूव होने से, तो क्लियरली वहाँ पर हमारा एक तरह से ये भी एलिमिनेशन हुआ, तो सेट-जेफ रूल अप्लीकेबल होगा। तभी अप्लीकेबल होगा जब 2 या उससे ज़्यादा एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बने। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन वाला यहाँ भी ले लिया, मान लीजिए OH यहाँ अटैच है और ये CH3 है, ये अल्फा कार्बन, 2 बीटा कार्बन है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल है। यदि हम इसको हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, तो क्लियरली यहाँ 2 एल्कीन बनेगा। एक बार CH2 वाले बीटा कार्बन से हमारा H हटना है और यहाँ से OH फिक्स से हटाना है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3, ये CH बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, CH और आगे हमारा CH3 आ गया। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ से हमें H को हटाना है इस कार्बन से सेकेंड टाइम में, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 आ गया। और फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ मेजर है, क्योंकि हम देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों तरफ कार्बन से सराउंडेड है, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन एक तरफ तो सराउंडेड है, दूसरे तरफ नहीं है। क्लियरली ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। यहाँ भी सेट-जेफ रूल अप्लीकेबल है। ये हुआ है सेट-जेफ रूल के बेसिस पर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम कर रहे हैं अब हमारा हो गया है एल्कीन का प्रिपरेशन। अब हम यहाँ पर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम एल्कीन का करने जा रहे हैं। ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस एल्केन से नहीं आने वाला है, क्योंकि सबके सब हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी पोलैरिटी बनती है, और वो भी स्पेशल केस में ज़्यादा वर्कफुल होता है, ज़्यादा काम करता है। तो जैसे देखिए, हम जानते हैं कि sp3 कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन हो जाता है और फिर sp कार्बन होता है। इसमें आप लोगों को एक डाउट आ सकता है, सर ऐसा क्यों? तो मैंने ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बताया हुआ है, जिसका भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या,
sp3 कार्बन से sp2 में क्यों होती है ज़्यादा? तो आप देखेंगे एस कैरेक्टर यहाँ पर 25% है, एस कैरेक्टर यहाँ पर 33% है और एस कैरेक्टर यहाँ पर 50% है। एस कैरेक्टर जितनी ज़्यादा बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अब एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन है? तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन ये है कि एस ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर है, यानी एस ऑर्बिटल जो है ज़्यादा अंदर की तरफ होता है न्यूक्लियस के, यानी ज़्यादा क्लोज होता है। तो जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्लियरली वो अपने आप को अट्रैक्शन फोर्स से बचाने के लिए, न्यूक्लियस से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना यानी अपनी तरफ खींचना, पुलिंग करना, ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसलिए हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा जैसे जैसे इसका कैरेक्टर बढ़ेगा, क्लियरली उसके ऑर्बिटल की कैरेक्टर उस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमारा sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्लियरली हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर इसकी थोड़ी सी -I इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से इसका अभी कोई काम नहीं आएगा, ये कोई ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करने वाला है। लेकिन एक जगह हम देखेंगे जब इसकी सिस ज्योमेट्री हो जाती है, जरा हम इस पर ध्यान दें, यही मैं समझा देता हूँ। यदि इसकी ज्योमेट्री सिस है और ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप देखेंगे इस ज्योमेट्री की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो माइनस पोल इधर प्लस पोल इधर, यानी इस कार्बन की तरफ बन रही है और इधर से भी इस कार्बन की तरफ बनेगी, क्योंकि माइनस और ये प्लस। sp3 हमारा यहाँ पर प्लस I होता है, sp3 का प्लस I होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इधर आ रहा है यानी, और ये हमारा एक तरह से सिंगल एटम मान लिया जाता है, एक सेंटर मान लिया जाता है। तो सेम सेंटर की तरफ यदि -I इफेक्ट आ रहा है तो ये हमारा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसमें इंक्रीज हो जाता है। डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, ये हमारा नेट वाला इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टेंट वाला इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ेगा, उस पर कुछ न कुछ इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं अब, तो यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कम कार्बन एटम पर लिक्विड फेज आ सकता है, यानी 4 कार्बन एटम से ही लिक्विड फेज स्टार्ट हो जाता है। पहले तो वोलेटाइल लिक्विड होता है, फिर आपका स्टेबल लिक्विड में थोड़ा सा आ जाता है और 14-15 कार्बन तक ही लिक्विड फेज रहता है, उसके बाद सॉलिड फेज स्टार्ट हो जाता है। पहले वैक्सी सॉलिड, फिर आपका ज़्यादा स्टेबल सॉलिड। अब इसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर ट्रांस ले लें, जरा हम ट्रांस लेकर भी देख रहे हैं। अब ट्रांस में आपका क्या है, CH3 इधर और इधर अटैच है क्रॉस में, और H। तो आप क्या देख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन से आपका सेम पोल बन रहा है, नेगेटिव का डायरेक्शन आपका अपोजिट हो गया। अब क्योंकि प्लस वाला हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट खड़ा है, आमने सामने है, तो क्लियरली क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, और अट्रैक्शन फोर्स डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर फोर्स लंडन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए यदि हमारा यहाँ पर सिस वाली कोई ज्योमेट्री है सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी ट्रांस वाले से। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी सिस एल्कीन की जो बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांस वाले से ज़्यादा होती है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और वैसे ही पहले तो कार्बन एटम का नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बन एटम का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ये सिर्फ आइसोमेरिज्म के केस में लगेगा। यदि दोनों सेम फॉर्मूले का है लेकिन आइसोमर सिस और ट्रांस बन रहा है तो सिस वाले की ज़्यादा हो जाएगी। और इसी में यदि ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है तो क्लियरली हम जानते हैं कि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होने की वजह से, बट मास तो सेम रहता है, तो एरिया कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। अब मेल्टिंग पॉइंट का भी काफ़ी असर पड़ता है सिस और ट्रांस ज्योमेट्री को लेकर। मेल्टिंग पॉइंट
ट्रांस वाले की ज़्यादा होगी सिस वाले से। मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा केस है। ट्रांस एल्कीन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लार्जर है सिस एल्कीन से। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड की होती है और सॉलिड की ज्योमेट्री जितनी सिमेट्रिकल होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि क्लोज होंगे पार्टिकल्स, और पार्टिकल क्लोज होने से उनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी तो काफ़ी वीक है। पोलैरिटी का तो कोई ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू नहीं है कि उसको मेजर किया जाए मेल्टिंग पॉइंट में। तो पहले देखी जाएगी क्लोज कौन आएगा। जितना क्लोज आएगा उतना अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर बढ़ेगा। तो उसकी वजह से आपका ये क्या होगा, ट्रांस वाले की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्रांस वाला हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। सो गिव्स क्लोज पैकिंग। हेंस मोर स्ट्रॉन्गर, हेंस स्ट्रॉन्गर फोर्स, हेंस मेल्टिंग पॉइंट हाइयर। एमपी इसका हाइयर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अब सॉल्युबिलिटी के केस में देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी हमारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जैसा कि एल्केन में था। यदि हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डालें तो एल्केन से थोड़ा सा लार्ज हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी का वही केस है, इनसॉल्युबल माना जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया है। और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस इस वीडियो में कंटेन नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में लूँगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके साथ ही एल्काइन को लेने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें। इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।